हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास अरविंद सर साइंस में। दोस्तों आज की क्लास 12th केमिस्ट्री की है, ठीक है। और सॉल्यूशन चैप्टर में जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके जस्ट आगे से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है, हम लोग स्टडी करेंगे आज समपरासरी, ठीक है, समपरासरी विलयन के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो ये समपरासरी विलयन क्या होता है, आज हम लोग इसके बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। चलो मैं इसकी डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, आप ध्यान से देखिए, ठीक है। तो ऐसे विलयन जो समान ताप पर समान परासरण दाब रखते हैं, समान परासरण दाब रखते हैं, क्या कहलाते हैं, समपरासरी विलयन। तो आपको आगे लिख देना है कि समपरासरी विलयन कहलाते हैं। तो अगर बात करें इसके डेफिनेशन की, तो इसकी डेफिनेशन यही हो जाएगी दोस्तों कि ऐसे विलयन जो समान ताप पर समान परासरण दाब रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, समपरासरी विलयन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उन्हें हम, समपरासरी विलयन कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो, इसके लिए कंडीशन क्या है, मतलब कि यहाँ पर समझना है आपको कि जो आपके दो विलयन होंगे जिन्हें मैं बोल रहा हूँ कि समपरासरी हैं, तो होगा क्या, उन दोनों विलयनों का मतलब टेम्परेचर भी सेम रहेगा और ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम रहेगा। मतलब बोल रहा है कि समान ताप पर समान परासरण दाब होगा, तो इसका मतलब T1 इज इक्वल T2 पर आपका क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल P2। मतलब T1 क्या है, पहले विलयन का टेम्परेचर है, T2 क्या है, दूसरे विलयन का, P1 क्या है, पहले विलयन का परासरण दाब है, और P2 क्या है, आपका दूसरे विलयन का परासरण दाब है। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई। देखो अब यहाँ से क्या पता चलता है, ठीक है, ये इसकी पहली कंडीशन है। पहली कंडीशन यही है मेरे दोस्तों, पहली कंडीशन यही है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते इसको। पहली कंडीशन यही है कि अगर कोई दो विलयन या इससे ज़्यादा है, अगर उन्हें हमें परासरण समपरासरी बोलना है या समपरासरी कहना है, तो इसके लिए क्या कंडीशन है, कंडीशन यही है कि वो जो दो विलयन है उनका पहली बात तो क्या होना चाहिए, उनका ताप भी समान होना चाहिए, और उसके बाद उनका जो परासरण दाब है वो भी क्या होना चाहिए, बिल्कुल समान होना चाहिए। समझ में आ रही बात है, उनका परासरण दाब क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब इस देखो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर हम दोनों विलयन को लेंगे, ठीक है, अगर दोनों विलयन को हम लेंगे और उसको अगर हम अलग अलग करना चाहें तो होगा क्या कि जो आपके विलायक के अणु हैं वो किसी भी दिशा में गति नहीं करेंगे, बिल्कुल किसी भी दिशा में गति नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, जरा ध्यान से देखिए इस बात को, क्योंकि दोनों तरफ का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम है। परासरण दोनों का क्या है, बराबर है। जब परासरण दाब ही बराबर है तो विलायक के अणु किस दिशा में गति करेंगे, बिल्कुल किसी भी दिशा में गति नहीं करेंगे। इस बात को आपको याद रखना मेरे दोस्तों। क्लियर हुई बातें, समझ में आ गई, ठीक है। चलो अब यहां पर देखिए, अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि समपरासरी विलयन के लिए, ठीक है, समपरासरी विलयन के लिए अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो वान हाफ समीकरण के अनुसार, ठीक है, वान हाफ समीकरण के अनुसार तो जस्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है कि वान हाफ समीकरण क्या होता है, ठीक है। वान हाफ समीकरण क्या होता है मेरे दोस्तों, आप सबको पता होगा, ठीक है, आप सबको पता होगा। तो वान हाफ समीकरण क्या होता है, P बराबर CST। अब बोलोगे सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं, बिल्कुल पढ़ाया भैया, जाके देखो, पढ़ाया मैंने प्रीवियस क्लास, इसलिए बोलता हूँ प्रीवियस क्लास जाके आप देखो तभी तो समझ में आएगा। चलो फिर भी मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको, P बराबर CST कहाँ से आया, आपने क्या पढ़ा, P प्रोपोर्शनल CT। अब ये CT कहाँ से आया, आपने ये भी पढ़ा, P प्रोपोर्शनल C एक बार पढ़ा है, और एक बार आपने P प्रोपोर्शनल T आपने पढ़ा है, ठीक है। तो दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, P प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, CT हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा,
हो गया ना। अब देखो जब इस प्रपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, एक कांस्टेंट आ जाएगा एस, जो जिसे हम विलियन स्थिरांक कहते हैं, एस सी टी हो जाएगा आपका। तो आप इसको पी बराबर सी एस टी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। समझ में आ रही बात है। इसकी वैल्यू मैंने आपको बताया 0.0821 मैंने आपको बताया इसकी वैल्यू, ठीक है। तो चलो, तो ये आपका कहाँ से आया, समझ में आ गई बात है। चलो अब यहाँ पर दिखना है P1 इक्वल P2 तथा T1 इक्वल T2 तथा T1 इक्वल T2। अब देखिए एक चीज समझना है आपको कि समपराशरी विलयन के लिए अब यहाँ पर दोनों का ताप भी समान है, दाब भी समान है। तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, उस सिचुएशन में इनका जो इनकी जो सांद्रता है, इनका जो कंसंट्रेशन, वो भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, समान हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हैं C1 इक्वल C2। C1 इक्वल C2, C क्या है, कंसंट्रेशन है, ठीक है। दोनों सॉल्यूशन क्या है, कंसंट्रेशन है, मतलब सांद्रता है। तो इसकी जो सांद्रता होगी वो क्या होगी, दोनों की बराबर होगी। तो मेरे दोस्तों अब इतना तो आपने जान लिया। अब देखो C बराबर होता क्या है, जरा ध्यान समझना। C बराबर आपको होता है N/V। N क्या है, विलेय है, और V क्या है, विलयन का आयतन, और विलेय के ये मोल है, ठीक है। क्या है, विलेय के मोल, और ये क्या है, विलयन का आयतन, ठीक है। क्या है, विलयन का आयतन। और देखो दोस्तों N बराबर आपके क्या पढ़ोगे, विलेय का भार, अपान V क्या है, सॉरी इसको तो मुझे लिखना ही नहीं है। अब N बराबर विलेय का भार, और उसके बाद क्या होता है, विलेय का अणुभार, अब दोस्तों देखो, जो विलेय का भार होता है उसको स्मॉल w से दर्शाते हैं, और इसका जो अणुभार होता है स्मॉल m से। क्योंकि आपको पता है स्मॉल n से किसको डिनोट करते हैं, विलेय को, सॉल्यूट को, और कैपिटल N से सॉल्वेंट मतलब विलायक को करते हैं। अगर विलायक के मोलक संख्या की बात करें तो वहाँ पर आपका क्या हो जाता है, कैपिटल W अपान कैपिटल M हो जाता है, इस तरीके से रखते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा विलेय तो इसलिए स्मॉल में रखें, तो इसका मतलब N बराबर आपका क्या आ गया, स्मॉल w अपान स्मॉल m, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई ना, इतनी बातें आप नोट कर लीजिए, ठीक है, ताकि मैं समझाऊँ आपको समझ में आ जाए। क्लियर, चलो अब यहाँ पर देखो C1 है, अभी जस्ट मैंने बताया आपको C बराबर N/V होता है, बताया कि नहीं बताया। तो अगर ये C1 हो जाएगा तो ये N1 हो जाएगा, ये V1 हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, N1/V1 इक्वल, अब इसी तरीके से क्या हो जाएगा, N2/V2। अब देखो दोस्तों, मैंने भी जस्ट आपको बताया था N बराबर क्या बताया था आपको, W/M। अगर ये N1 होगा तो W1 होगा, M1 होगा। इसी तरीके से N2 होगा तो W2/M2 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा भैया। चलो, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप रखोगे W1/M1V1, यहाँ पर क्या रखोगे, W2/M2V2। क्लियर दोस्तों, ये आपका प्यारा सा फॉर्मूला मिल गया। तो आपने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड, और इसको मान लो इक्वेशन नंबर फोर्थ। क्लियर दोस्तों, अब देखो ये आपका प्यारा सा फॉर्मूला मिल गया, किसके लिए, समपराशरी विलयन के लिए। किसके लिए, समपराशरी विलयन के लिए आपको ये प्यारा सा फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। बिल्कुल सब ठीक ठाक है भाई। तो यहाँ पर अब देखो इससे क्या सीख मिलती है कि आपका जो पहला समीकरण है वो समपराशरी विलयन होने के लिए पहली कंडीशन है। क्या है, पहली कंडीशन है। और आपके जो दूसरा, तीसरा और चौथा समीकरण है, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, ये जो है ये क्या है, समपराशरी विलयन होने के लिए क्या है, दूसरी कंडीशन है। क्या है, ये दूसरी कंडीशन है। लेकिन ये कंडीशन तभी तक अप्लाई होती है मेरे दोस्तों जब विलयन में ना तो संगुणित हो और ना ही वियोजित हो। क्यों, अगर संगुणित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसकी अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगर वियोजित हो जाएगी तो अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
अभी घटता है कैसे बढ़ता है, अगर इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है मेरे दोस्तों तो प्रीवियस क्लास जाके देख लीजिए, उसको बहुत अच्छे से समझ में आया जिसमें मैंने पढ़ा लिमिटेशन ऑफ वन टॉपिक क्वेश्चन। क्लियर दोस्तों? तो आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट में बताना अभी हमें कि क्लास आपको कैसे लगी है। ठीक है, और अगर वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है, इतना आपको काम तो कर देना मेरे दोस्तों। आई होप ये सारा काम आप करेंगे। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।